स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम कवर करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से ही कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएँ तो आप सारे आंसर करेक्ट लगाओ। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्वेस्ट है उन सारे बच्चों से जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह से रेड कलर की बटन आपको दिख रही होगी ना सब्सक्राइब, उस पर प्रेस कर दें और जो बेल है उस पर भी ऑल प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था। प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। वहाँ पर वीडियो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से जुड़ी हुई। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से पहले ही समझा दी है। आज हम उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था तब बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत अलग अलग देशों से ली है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कौन से देश से लिया है हमने? बच्चे, आयरलैंड से लिया है। मैंने ट्रिक से याद करवाया था ना। जो निदेशक है, निर्देशक, हमने इसको क्या बोला था? आदेश, है ना। कोई हमें आदेश देता है तो हम क्या बोलते हैं? आए, है ना। हम आ गए, आ गए, आ गए, आ गए से कौन से कंट्री का नाम आता है? आयरलैंड। ठीक है, आ गए, आपने आदेश दिया और हम आ गए। ठीक है, निर्देश को हमने बोला आदेश देना और आदेश अगर किसी ने दिया तो हम क्या बोलेंगे? आ गए। आयरलैंड से हो गया आ गए। ठीक है, इस तरह से मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद करवाया था। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इन फ्यूचर में भी इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करने की बहुत सारी चांसेस होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय के संविधान के किस भाग में है? ये भी ट्रिक से याद करवाया था। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने ऐसे वर्ड आ रहे हैं जिनका अपने आप में एक मीनिंग है। राज्य एक हो गया, नीति 2, निर्देशक 3 और तत्व 4। 4 वर्ड हैं। तो ये कौन से भाग में है बच्चों? भाग 4 में। साथ ही साथ इसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP, है ना, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। इसे कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये डायरेक्टिव हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये स्टेट हो गया और ये पॉलिसी हो गया। ठीक है, तो इससे भी देखिए आप कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं? DPSP 4 अल्फ़ाबेट है। कितने हैं बच्चों? 4 अल्फ़ाबेट है। तो अब बताइए कौन से भाग में आता है? भाग 4 में आता है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से आपको याद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड वाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये तो बच्चों आपको याद करना होगा। वैसे जब हम ज़्यादा डिटेल में समझ के इसे पढ़ते हैं ना तो अनुच्छेद हमें अपने आप से याद हो ही जाते हैं कि कौन सी रेंज, मतलब कि कितने अनुच्छेदों के बीच में इसके बारे में लिखा गया है। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। ठीक है प्यारे बच्चों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कहाँ तक है? मतलब प्रावधान किस में दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ किस में है, ये होता है इसका मतलब, है ना। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन सा है वो? तो देखिए, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने क्या पढ़ा था? इनका उद्देश्य क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाए। ठीक है, लोगों के लिए एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? जब वहाँ पर समाज के आधार पर, राजनीतिक आधार पर और ये जो आर्थिक आधार है इन पर अगर सबको न्याय मिलेगा तो एक कल्याणकारी समाज अपने आप बन ही जाएगा। तो यही कह रहा है ये क्वेश्चन कि संविधान का वह कौन सा भाग है ना, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया ना, उनकी सोच को, उनके उद्देश्यों का पता चलता है
कि जो संविधान बनाने वाले बैठे थे उनका उद्देश्य क्या था, क्या सोच रहा था उनका दिमाग, ये पता चलता है हमें पढ़ने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो आता है भाग 4 में। किस में आता है? भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में, जैसे एग्जाम्पल के तौर में ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए, है ना, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता मिलनी चाहिए लोगों को, कुछ दिशाओं में जैसे काम के अवसर पर शिक्षा के या फिर लोक सहायता पाने के अधिकार होने चाहिए लोगों के पास, ठीक है। और वो जो स्मारक चीज़ें हैं, स्मारक स्थान और वस्तु हो गए, उनका संरक्षण करना, मतलब कि एक तरह से आपका राज्य कैसा होना चाहिए, है ना, आपका राज्य किस तरह से होना चाहिए, इस चीज़ को ये दर्शाता है, ठीक है। तो जो संविधान जो बना रहे थे ना लोग, उनका यही सोच था कि अगर कल को राज्य बनते हैं, है ना, बहुत सारे राज्य थे उस समय, तो उन राज्य के अंदर कैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि लोग आराम से रह सकें और लोगों के रहने लायक हो जगह, ठीक है, लोगों का उसमें कल्याण हो। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में लिखी हुई हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया है कि पोषित आहार मिले लोगों को, जीवन का अच्छा स्तर हो, मतलब कुटीर वगैरह मिलते हैं ना घर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। पोषित आहार कहाँ मिलता है? राशन कार्ड पे मिलता है या फिर स्कूल में मिलता है ना। शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन लोगों के अधिकार के लिए बात होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में, ठीक है। तो यही बात कहता है कि जो संविधान बना रहे थे लोग, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर उतार दी है, जिसको भाग का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि उनके जो राज्य सरकार है ना, उसका कर्तव्य बनता है कि उसके राज्य में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए 5th क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? कौन कौन सी चीज़ें हैं नीति निर्देशक तत्व में? तो बच्चों देखिए, यह आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक, है ना, और जो प्रशासनिक सिद्धांत है, राजनीतिक कहते हैं जिसे, ठीक है, प्रशासनिक, राजनीतिक, मतलब उपयुक्त सभी, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना। लोगों को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, प्रशासनिक या फिर इसको राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। इस तरह की बातें लिखी हुई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये सारे सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त सभी, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था, क्यों शामिल किया? मैंने अभी आपको बताया ना, ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कल्याणकारी, लोगों का कल्याण होना चाहिए, कल्याण होगा ना, SC ST वालों को उनके मतलब देखा जाएगा, उनको कहीं उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए, ठीक है। पैसा, मतलब जो काम कर रहा है इंसान, उसके अगर एक जैसा काम कर रहे हैं स्त्री और पुरुष, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को लागू करे। तो ये सब करने से क्या होगा? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। क्या होगा? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष की बात अलग होती है बच्चों, ठीक है, धर्म से जुड़ी हुई बात है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना इसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। बाकी ये मतलब ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर यही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों शामिल किया गया इसको? तो देखिए इसका आंसर ये भी है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना भी है, और दूसरा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है, ठीक है। लोगों का लोक मतलब आपको पता है जनता को कहते हैं, तंत्र मतलब कि वहाँ राज करने वाले, ठीक है। तो पूरा समाज, यहाँ पर देखिए समाज मतलब समाज में लोग रहते हैं ना बहुत सारे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे, तो सब समान होना चाहिए, ठीक है। सबके लिए समान वितरण होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप जानते हैं राशन कार्ड बनता है तो उसमें धर्म नहीं पूछा जाता है ना, धर्म के आधार पे नहीं मिलता, वो उनकी आर्थिक सिचुएशन को देखकर मिलता है, ठीक है। तो ये सामाजिक से जुड़ी चीज़ें और आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड है, चाहे आप किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म के हो, लेकिन अगर आप समान कार्य कर रहे हैं, स्त्री भी वही कार्य कर रहा है और पुरुष भी वही कार्य कर रहा है, तो उसको पैसा बराबर मिलेगा, है ना। इस तरह से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या है, इसका उद्देश्य है।
ये भी एक उद्देश्य है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, है ना। देखिए अगर ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो अपने आप एक कल्याणकारी राज्य तो बन ही जाएगा, ठीक है। कल्याणकारी जिसमें कल्याण हो रहा हो इंसानों का, ठीक है। ध्यान रहे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना बच्चों, ये समाज की भलाई के लिए होता है। समाज की भलाई होगी ना इसमें, कल को अगर लेडीज़ को कम पैसा मिले और जेंट्स को ज़्यादा पैसा मिले उसी काम के लिए, तो ये समाज की भलाई थोड़ी ना होगी। यहाँ तो लड़ाइयाँ हो जाएगी, है ना। लेडीज़ कल को याचिका लगा देगी कि भाई हमें पैसा कम क्यों मिल रहा है, काम तो हमने भी वही किया, उन्होंने भी वही काम किया। तो इसलिए समाज की भलाई के लिए इस चीज़ को इंक्लूड किया गया कि समान वेतन मिलना चाहिए और एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ये है केटी शाह, ठीक है। कौन है? केटी शाह। देखिए हुआ क्या है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और बच्चों एक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? वो अधिकार जो आपको जन्म से ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना बच्चों, ये कब लागू होता है? जब राज्य सरकार के पास पैसा हो, ठीक है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विधानमंडल, है ना, या फिर कोई भी सरकारी चीज़ें जो सरकार के नियंत्रण में है, इनके पास जब पैसा रहेगा ना तभी ये लागू करेंगे, वरना ऐसे लागू नहीं करते, है ना। इसमें क्या है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत में क्या चीज़ें हैं, देखो थोड़ा सा और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे पेंशन मिलती है ना, पेंशन योजना, ये कौन देता है? आपकी राज्य सरकार देती है। अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कौन देगी? ये आपकी जो सरकार है, वो चाहे केंद्र है या फिर राज्य है, ये देंगे ना। तो ये कब देंगे? जब इनकी जेब में पैसा होगा। तो यही बात केटी शाह कह रहे हैं कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तभी लागू होंगे जब पैसा होगा, ठीक है, अन्यथा लागू नहीं होगा। कहाँ से देंगे वो? ठीक है, पैसा होगा तभी आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। तो मौलिक अधिकार तो वो चीज़ है जो आपको जन्म से मिल गई और उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? अगर पैसा नहीं है ना सरकार के पास तो बंद कर देगी, और जब पैसा आएगा तब वो आपको देना चालू कर देगी इस तरह की सुविधाएं, ठीक है। हर राज्य में देखना पेंशन नहीं मिलती है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेंशन मिल ही नहीं रही, वृद्धाओं को भी नहीं मिलती है, विधवा को भी नहीं मिलती, विकलांगों को भी नहीं मिलती है ना। परिवार की योजना भी इतनी मतलब हर राज्य में नहीं मिलती। जहाँ पर पैसे अच्छे हैं जिनके बैंक में, वही राज्य देता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है, ठीक है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है ये ए वाला। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था 1976 का। इसका मतलब ये है कि 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था इसमें, है ना, 1976 में हुआ था। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जिसके तहत ये पता चलता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावशाली है। किसकी अपेक्षा? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा, ठीक है। ध्यान रहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पॉजिटिव है राज्य सरकार के लिए, लेकिन जो मौलिक अधिकार है ना, ये राज्य सरकार के लिए नेगेटिव होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य नीति निर्देशक तत्व का अगर हनन होता है तो हम किसी कोर्ट में जाकर गुहार नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ठीक है, कौन सा अंग है? तो बच्चों है नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्व ही ऐसा अंग है ना, ऐसा पार्ट है जो भाग 4 में आता है। ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। समाजवादी, सब बराबर है समाज में, ठीक है, सब बराबर है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या फिर चाहे आर्थिक स्थिति के नाम पर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। किस में दिया जाता है कल्याणकारी राज्य का आदेश? देखिए क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होगा ना कि आपको सारे आंसर जुबान पे याद हो जाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों में, है ना, नीति निर्देशक तत्व। देखिए इसे 3 तरह से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आप 4 तरह से पढ़ने के लिए मिलेगा, इसी लाइन को आप कंफ्यूज मत होना। नीति निर्देशक तत्व एक हो गया, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चौथा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत भी लिखा जाएगा ना, तो बच्चों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक और DPSP, ठीक है, ये भी वही पूछ रहा है। इन सब को एक ही चीज़ बोलते हैं जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
तो ऐसा कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य बनाता है? तो बच्चों वो है नीति निर्देशक तत्व। देखिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य भी बनाता है, साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र राज्य भी बनाता है, और यह समाजवादी व्यवस्था भी बनाता है। इन सबका मीनिंग एक ही है। अगर आपने जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जब मैंने समझाया था, अगर पढ़ा है ना आपने, तो इन सबका वर्ड जो सारे जो वर्ड आ रहे हैं ना, उनका मीनिंग आप समझ जाएंगे। तो प्लीज़ पहले आप चाहो तो पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ करें, या फिर इन्हीं एमसीक्यूज़ को बहुत ही ध्यान से सुने। नेक्स्ट नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, देखिए सिद्धांत, कहीं पर आपको सिद्धांत भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये वाद्य योग नहीं है। मतलब कि वाद्य योग मतलब कि इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई चर्चा नहीं हो सकती। मतलब कि कल को अगर आपके राज्य में पेंशन नहीं मिल रही है, दूसरे राज्य में पेंशन दे रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते ये बोलने के लिए कि हमको तो पेंशन ही नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आपके राज्य सरकार के पास नहीं है पैसा तो नहीं दिया। ठीक है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह के अपना मतलब कि बात को वहीं ख़त्म कर देगी, सुनवाई नहीं होती इसके ऊपर। ठीक है, इसलिए से कहते हैं कि ये वाद्य के योग नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि राज्य सरकार की यहाँ पर एक तरह से मनमानी होती है, और उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार एक नेगेटिव पॉइंट होता है। मौलिक अधिकार में जैसे कि अगर किसी के साथ धर्म के नाम पर या फिर जात के नाम पर अगर आपने गलत व्यवहार किया, तो वो चला जाएगा सीधे कहाँ? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट चला जाएगा, और वहाँ जाके बोलेगा कि देखिए हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा, मतलब कि एक तरह से नोटिस दे देगा उसको कि आपने ऐसा क्यों किया, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, किसी मौलिक अधिकार में होता है ऐसा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, आपको मौलिक अधिकार जैसा है ना, इस तरह के ये भी अपने ही एक तरह से अधिकार ही है, लेकिन इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये राज्य के अंडर हो जाते हैं। अब 13 क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ही करता है ना। सरकार के पास उपलब्ध भी तो होना चाहिए संसाधन। अरे भाई, अगर राशन कार्ड पर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो कैसे नहीं मिल रहा है? स्टॉक ही नहीं है अभी, कहाँ से देगी आपको सरकार? ठीक है, दूसरे राज्य से तो लेंगे नहीं, जब उनके पास ही स्टॉक में नहीं है, राशन नहीं है, ठीक है, तो आपको राशन कहाँ से देंगे? या फिर केरोसिन ही खत्म हो चुका है तो आपको केरोसिन कहाँ से देंगे? तो आप नहीं कह सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भैया आपने हमें राशन नहीं दिया। ठीक है, सरकार सीधे बोल देगी कि अभी हमारे पास संसाधन ही नहीं है तो हम कैसे दें। इसलिए कहते हैं ये वाद योग नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, समझ गया आप? अब इस क्वेश्चन का मतलब नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मतलब कि जो भी नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में, ये टोटली किस पर डिपेंड करता है? राज्य सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए सरकार है, ये चाहे राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, विधानमंडल हो सकती है, या फिर कोई भी सरकारी संस्था। ठीक है, उसके ऊपर ये कह रहा है कि ये सब डिपेंड करता है सरकार के पास जो भी संसाधन है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए इसका सबसे बेस्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि मूल अधिकार वाद्य योग है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं अगर हमें मूल अधिकार में अगर किसी तरह की हमारे साथ मतलब कि अवहेलना हुई है अगर हमारे मूल अधिकार में। ठीक है, जबकि जो राजनीति निर्देशक तत्व है वो नहीं है, वादी योग नहीं है। ठीक है, इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सरकार के पास संसाधन हो तभी तो वो आपको देगी, और नहीं भी दे पा रही है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना जाओगे। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार जैसे कि आप किसी भी छोटी जात के हैं और आप भाई कहीं बस में चढ़े और वहाँ लोगों ने आपसे बिहेवियर कर दिया कि नहीं इसको नहीं छूना है, इससे दूर बैठना है, इस तरह का बिहेवियर अगर कर दिया है तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट और जो भी लोग थे उनके बारे में आप कंप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से मौलिक अधिकार वो होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विश्व में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि वे एक दूसरे के पूरक है? सही बात, एक दूसरे के तो पूरक ही हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वो है बच्चों जो जन्म से ही आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें भले सरकार के पास पैसा हो या ना हो, या आपके पास लागू रहेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ये एक तरह के अधिकार ही हैं, लेकिन क्या है कि इसको तब लागू करती है सरकार जब इनके पास पैसा हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है। क्या है? यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य बने, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा। कल्याणकारी राज्य बनाने का जो आदर्श है, मतलब कि एक जो सोच है, उद्देश्य है, वो कहाँ पर लिखी हुई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। ठीक है, कि कल्याणकारी राज्य आपको किस तरह से बनाना है, आपको क्या ऐसा करना है कि समाज की भलाई हो सके। उसके लिए आपको सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की सुविधा देनी होगी और न्याय करना होगा सामाजिक के आधार पर, राजनीतिक के आधार पर और आर्थिक आधार पर न्याय देना होगा सबको, तभी तो एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। और इसके बारे में लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या फिर तत्वों में, जो आता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में, और ये है भारत के संविधान भाग 4 में। ठीक है, देखिए सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का, ठीक है, कुछ का मतलब कि जो पढ़ चुके हैं ना बच्चों नीति निर्देशक तत्व, जिनको मैंने डिटेल में समझाया, जो अगर इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और मूल अधिकार को भी पढ़ चुके हैं, वो इस चीज़ को समझ जाएगा बहुत ही आसानी से कि देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों का हनन हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किस में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मतलब आपको संभाल के रखना है? तो देखिए ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद जो 51 है ना बच्चों, उसमें लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक प्रकार का क्या है? ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है ना। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है बच्चों? ये आता है अनुच्छेद 39 का जो क है ना, उसमें ये आता है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, और जो अनुच्छेद 39 का ए है वो आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, तो इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है ये कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक का प्रावधान किया हुआ है? तो बच्चों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही लिखा हुआ है। ठीक है, कार्यपालिका और ये जो न्यायपालिका है इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो अनुच्छेद आता है 50 में। किस में आता है? अनुच्छेद 50 में आता है, जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कौन सा ऐसा मुख्य कारण था जो उसको सम्मिलित करना पड़ा? तो इसलिए कि ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ना ज़रूरी था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ना ज़रूरी था ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। नेक्स्ट, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ठीक है, तो ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब तत्वों की। ठीक है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण है ना? देखिए बच्चों, राज्य लोक कल्याण की बात हो गई, राज्य लोक कल्याण की बात हो गई, या फिर दूसरी बात करते हैं वो कल्याणकारी राज्य की, या फिर सामाजिक या आर्थिक लोकतंत्र की, या फिर जो न्याय होता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो न्याय होता है, ये जो सारी बातें हैं ना, ये सब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय, देखा मैंने अभी बताया ना, न्याय आर्थिक के रूप में, सामाजिक और राजनीतिक के रूप में, है ना, तीनों में न्याय मिलना चाहिए। तो ये कौन से किस में लिखा हुआ है बच्चों? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना। आगे समझ में, देखिए कितना आसान था, इतनी बार रिपीट हो जाती है चीज़ें कि हमें सब कुछ आराम से याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो है निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, यहाँ निजी संपत्ति के बारे में ये बात नहीं करता है।
ठीक है। लेकिन ये किस किस के बारे में बात करता है? राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में शांति करना, कहीं राष्ट्र ही तो नहीं लड़ने लग गए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो दूसरे राष्ट्र हैं आसपास के, उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखना। ठीक है। और दूसरा, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना है। ठीक है, ये बात भी करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और गोवध निषेध, मतलब गोवध क्या हो गया, यहाँ पर गाय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, गौ हत्या पर पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा देता है ना। जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, वो कहते हैं कि गौ हत्या बिल्कुल नहीं करनी है। 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, सरकारी स्कूल है, उसके बारे में बात हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। ठीक है, ये सारी राज्य की नीति होनी चाहिए, है ना। राज्य अगर कोई भी विधि बनाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखे कि ये चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो देखिए, निजी संपत्ति के बारे में ये बात नहीं करता है ना, संपत्ति के बारे में ये बात ही नहीं कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ये होगा निजी संपत्ति की समाप्ति, है ना। इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन किस किस के बारे में बात करता है ये अब आप समझ गए। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो आपको बताना है। क्या नहीं है? वो है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, ये इसका तत्व नहीं है। लेकिन क्या है, देखो, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, है ना। पोषित आहार सबको मिले, इसका स्तर वो ऊपर उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ कमज़ोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ाने का, जो कमज़ोर श्रेणियों में आते हैं ना, जो थोड़े गरीब हैं, उनकी आर्थिक हित को बढ़ाना, है ना। मतलब आर्थिक रूप से, मतलब पैसे के रूप से उनको कुछ फ़ायदा मिले। और तीसरी बात, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। ठीक है, कार्यपालिका अलग होती है और न्यायपालिका अलग होती है, दोनों को अलग अलग करने का भी राज्य की नीति में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन क्या नहीं है? वो है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, ये चीज़ नहीं आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब देखिए 26 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं होता है? मूल अधिकार में नहीं होता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक में है। क्या चीज़ है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, है ना। कुटीर उद्योग, है ना, इसको प्रोत्साहन देता है। कौन देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन मूल अधिकार में बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं? वह अस्पृश्यता का खत्म कर देना, आने जाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें तो बच्चों मौलिक अधिकार में आती हैं और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आती है। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो मूल अधिकार में नहीं आती? वो ये है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, नेक्स्ट, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह ग्राम पंचायत की स्थापना करता है। ठीक है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को समाजवादी माना गया, क्यों? क्योंकि यह ग्राम पंचायत की स्थापना करता है ना। ग्राम पंचायत की स्थापना करना देखा जाए तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी, ध्यान रहे बच्चों, ये ग्राम पंचायत बनाना या फिर सबको न्याय मिलना, समान वेतन देना, ये सारी जो सोच है ना, ये वैसे गांधी जी की थी। तो कह सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये पूरी तरह से गांधी जी की बहुत सारी सोच से मिलती जुलती है। ठीक है, जैसे वो चाहते थे ना, वैसे इन यहाँ पर लिखी हुई हैं। मतलब गांधी जी किस तरह से चाहते थे कि राज्य किस तरह से होना चाहिए जहाँ पर लोगों का कल्याण हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब पर गांधी जी का एक अलग ही विचार था। ठीक है, तो ये सारी जो सोच है ना, वो यहाँ पर हमें दिखती है कि ये सब गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है ना कि गांधीवादी सिद्धांत किसे कहता, तो वो ये है कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो संगठन होना चाहिए, इस चीज़ पर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, जो आता है अनुच्छेद 40 में कि ग्राम पंचायतों का संगठन तो होना ही चाहिए। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ तक सहायता कैसे पहुँचेगी? तो ग्राम पंचायत, अगर पंचायत बैठेगी तो उन्हीं के तहत पहुँच जाएगी वहाँ पर मदद। तो गांधी जी ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि ग्राम पंचायत तो होनी चाहिए। और देखिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? किसके लिए है बच्चों? ध्यान रहे, ये राज्य के लिए है।
ठीक है, इसका महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। लेकिन अगर पूछते हैं ना किसके कल्याण के लिए है, किसकी भलाई के लिए, तो यह है समाज की भलाई के लिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किसके महत्व के लिए, तो बच्चों वो है नागरिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिकता संहिता लागू है? तो वो है गोवा। ठीक है, कहाँ पर है? गोवा, जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? अभी बताया मैंने आपको, कौन सी एज बच्चों? 14 है ना। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए शिक्षा और उनको पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी और इस पर ध्यान रखा जाएगा कि उनको पोषित आहार भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस तरह से अलग है? तो देखिए इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है ना। वही बात की वाद्य लोग नहीं है, इसको जारी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जारी नहीं कर सकते, इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकता। जबकि मूल अधिकार जो होते हैं ना वो प्रवर्तनीय होते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर इसको जारी करवा सकते हैं, है ना, मूल अधिकार को जारी करवा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो कभी भी प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, उनको जारी नहीं करवा सकते। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है राज्य सरकार के संसाधनों पर कि उनके पास अगर संसाधन है आप लोगों को देने के लिए तो वो देंगे आपको। ठीक है, और नहीं है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं राज्य के पास अगर उपलब्ध है संसाधन तभी वो लागू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वीरता प्रदान की गई है? ना, अभी हमने पढ़ा था, ये कौन सा है वो? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। सन अगर पूछा जाता है तो बच्चों कौन सा? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है बच्चों? तो वो है अनुच्छेद 38 में। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 38 में। देखिए अनुच्छेद 38 को ध्यान से सुनिएगा। समाज ऐसे सामाजिक व्यवस्था करें, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि समाज, ये जो राज्य है ना अपना, ये ऐसा सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सब लोगों को मिले। ठीक है, कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सब लोगों को मिले, साथ ही साथ वहाँ पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप वो राज्य क्या कहलाने लगेगा? कल्याणकारी राज्य कहलाने लगेगा। और दूसरी बात कहता है अनुच्छेद 38 का बी कहता है कि जो असमानता होती है समाज में उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है, मतलब कि हर चीज़ पर एक धारणा बना के रखी लोगों ने कि स्त्री है तो नहीं होगा उससे, या फिर मर्द है तो मतलब ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब समान है, सबको समानता दे दी गई है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है बच्चों, तो ये है अनुच्छेद 39 का ए। किसमें है? अनुच्छेद 39 का ए, है ना। अनुच्छेद 39 का ए कहता है कि समान न्याय मिलेगा और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है, मतलब कि बिना पैसे लगे आपको कानूनी तौर पर भी मदद मिलेगी। अनुच्छेद 36 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, तो मैंने इसका आंसर बताया था आपको, वो है अनुच्छेद 40। और ध्यान रहे कि ग्राम पंचायत का जो संगठन करना है, इस चीज़ पर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि ग्राम पंचायत का तो संगठन होना ही चाहिए। ये लिखा है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो बच्चों वो कहता है अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया हुआ है? मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का कार्य अलग अलग है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है बच्चों? तो ये कहता है अनुच्छेद 50। ठीक है, कौन सा कहता है? अनुच्छेद 50 ऐसा कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से समृद्ध से है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा होना चाहिए, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखना चाहिए, और संगठन में जो लोग हैं उन सबको भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, आदर करें इस चीज़ का, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखें, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते भी हैं अगर, तो उनके निपटारा भी कर लें। ठीक है, निपटारा करने की भी कोशिश करें उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहता है? तो यह अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है? यहाँ पे दुर्लभ वर्गों की बात हो रही है, मतलब SC, ST और OBC। ठीक है, ये जो दुर्लभ वर्ग होते हैं इनको शिक्षा भी मिले। ठीक है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कहीं इनका शोषण तो नहीं हो रहा, या फिर इनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। पहले क्या अन्याय होता था इन लोगों के साथ? देखिए, जो SC कैटेगरी वाले लोग हैं ना, पहले क्या होता था कि बड़ी ऊंची जाति के लोग के बच्चे क्लासरूम में बैठा करते थे, बट जो ये निम्न जाति के लोग थे इनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, इनको पीछे नीचे बिठाया जाता था, या फिर इनको क्लास के बाहर ही खुले में बिठाया जाता था, या फिर कि क्लास की बहुत ही पीछे वाली सीट में बिठाया जाता था ताकि ये टच ना हो दूसरे लोगों से। तो देखिए किस तरह की सोच थी पहले के लोगों की, है ना। तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, इसलिए तो सरकार ने साफ बोल दिया सब बराबर है, अस्पृश्यता कोई नहीं करेगा। ठीक है, वो मौलिक अधिकार में आता है अस्पृश्यता। अगर कोई करता है ऐसा कि भैया तुम नीचे जाति के हो, तुम जाओ क्लास के पीछे बैठ जाओ, ऐसा कर दे कोई स्कूल, तो अगले दिन उसका तो स्कूल ही बंद हो जाना है। ठीक है, तो ऐसा आज नहीं कर सकते, आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद किसमें? 46 में। ठीक है, अनुच्छेद 46 इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, मतलब कि ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए कहता है राज्य सरकार को कि इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कहीं जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं या फिर अनुसूचित जातियां वाले हैं, जो या फिर जो भी दुर्लभ वर्ग वाले जो लोग हैं, उनको शिक्षा भी मिलनी चाहिए और उनका किसी प्रकार का कोई शोषण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई अन्याय भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तभी तो एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनने के लिए तो इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही होगा ना। नेक्स्ट, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये है बच्चों इसका आंसर अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 में देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अवसर होना चाहिए। ठीक है, लोगों को ये सारे अवसर मिलना चाहिए, उनको काम मिल सके, उनको शिक्षा मिल सके, उनकी लोक सहायता हो सके। ठीक है, राज्य इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो भी लोग हैं आपके राज्य के अंदर या फिर जो भी आपके अंडर आ रहे हैं, उनको इन चीज़ की सहायता मिलना चाहिए। अगर वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनको पेंशन मिलना चाहिए, वो बेकार बैठे हैं तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए, वो अशिक्षित है तो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, काम नहीं है तो उनको काम दीजिए, मजदूरी दीजिए। ठीक है, इस तरह से मतलब कि आपको उपबंध करना है इन दिशाओं में, है ना, काम के, शिक्षा और लोक सहायता के दिशाओं में आपको काम करना होगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 41। तभी तो एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। क्वेश्चन, सूची 1 को सूची दूसरे के साथ आपको सम्मिलित करना है, मैच तो फॉलोइंग। तो देखिए ये सारे अनुच्छेद हम अभी पढ़ चुके हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। ये सब अनुच्छेद हैं और ये इनके विषय हैं। तो देखिए पहला अनुच्छेद 40 वाला है ना, अनुच्छेद 40 क्या है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसमें किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? वो है ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। इस पर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया था। ठीक है, कि ग्राम पंचायत तो बननी ही चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 41 अभी हमने पढ़ा, काम करने का अधिकार। ठीक है, काम करने का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम मिले, शिक्षा मिले और लोक सहायता पाने का भी अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता कहता है अनुच्छेद 44। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 कहता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत आधुनिक तरह से कृषि करने लग गए हैं लोग। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखे राज्य सरकार, है ना, वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। और दूसरा पशुपालन, है ना, उसमें गौ हत्या जो होती है ना, गौ हत्या, गाय का वध करना, इस चीज़ को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 48। यहाँ
कृषि को लेकर के आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करें, और पशुपालन में जो दुधारू हैं, जो जानवर दूध दे रहा है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पर गाय के बारे में बात करते हैं कि गाय का वध करना निषेध है पूरी तरह से, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से हमने मैच किया है उसमें जो हमारा आंसर जाएगा वो होगा ये फर्स्ट वाला, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, सामने ही आंसर लिखे हुए हैं सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ठीक है, कौन इसमें शामिल है ये आपको बताना है। तो देखिए मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम नहीं, ये नहीं है इसमें, ठीक है, ये इसमें नहीं आता है बच्चों, ये किसमें आता है, ये मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार में आता है। आपने पढ़ा था अनुच्छेद 23 जो था शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है ना, कि मानव के दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, बलात्श्रम मतलब कि जबरदस्ती काम नहीं करवाना है, दुर्व्यापार मतलब बच्चों उसकी बिक्री करना, ठीक है, मानव की खरीदारी या बिक्री नहीं कर सकते आप, जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, ये सब आता है शोषण में, ठीक है। तो ये आता है अनुच्छेद 23 में, तो ये तो इसमें नहीं आता, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या आता है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है, ठीक है। मादक पेय मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिसे पीने के बाद नशा आता हो और जिसे एडिक्टेड हो सकते हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। इसके बारे में अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 47 कहता है कि जो पीने की वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं पीने की, जो जैसे कोई शराब होता है, कोई भी नशा जो होता है, उसको पूरी तरह से बंद कर देना है, ठीक है। या फिर कोई इस तरह की औषधियाँ भी होती हैं जो सही नहीं होती शरीर के लिए और वो हानिकारक होती हैं, जिससे नशा करते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए, ऐसा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, और ये आता है अनुच्छेद 47 में, ठीक है। ध्यान रहे अनुच्छेद 47 में आता है। तो अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा, केवल बी वाला, ठीक है, ये होगा जो अनुच्छेद 47 में आता है, और अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 36 से लेकर 51 अनुच्छेद का प्रावधान दिया हुआ है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है आपको ये बताना है। तो वो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धार्मिक राज्य की कहीं बात ही नहीं होती है ना, धर्म के लिए कोई भी नहीं कहता राज्य की कहीं धार्मिक राज्य की स्थापना हो, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि यहाँ पर सब धर्म को एक समान नज़र से देखा जाएगा, सब बराबर है, विधि के समान तो सब बराबर हो गए, तो चाहे वो धर्म हो या जाति हो, सब बराबर हैं, ठीक है। तो धर्म की बात तो होती ही नहीं है, कोई राज्य ऐसा होगा ही नहीं जिसे हम घोषित कर दें कि ये हिंदू धर्म है या फिर ये सिख धर्म है, ठीक है, ऐसा हम कभी घोषित ही नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल उल्लंघन हो जाएगा, और इस तरह से तो कभी कोई कल्याणकारी राज्य बनेगा ही नहीं, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, फूट होगी, और हमारा भारत का संविधान इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है, ठीक है, वो कहता ही नहीं है ये चीज़ें, इसलिए वो धर्म के राज्य की बात करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो पढ़ लेते हैं। एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, जी हाँ। सामाजिक आर्थिक कल्याण करना चाहते हो, जी हाँ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना चाहते हो, जी हाँ, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, तभी तो एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ धर्म की बात हो गई, किसी एक धर्म को ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो वहाँ तो फूट तो पड़नी है, लड़ाइयाँ तो होनी है, ठीक है। इसलिए धर्म के बारे में बात होती ही नहीं है, बस ये कह दिया है कि आप सब बराबर हो, ठीक है, आप सब बराबर हो, आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, या फिर आपका धर्म की संस्था आप चला सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं, आप धर्म की आप संरक्षण आप कर सकते हो, ठीक है। धर्म के आधार पर आपको क्या है मतलब कि आज़ादी स्वतंत्रता दे रखी है ना। स्वतंत्रता में हमने पढ़ लिया था मौलिक अधिकार में, वो मौलिक अधिकार है आपका, आप आपके धर्म का संचार कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान में कुछ चीज़ें रखनी थी, जो मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बस उसके बाद आपके जो भी धर्म है आप खुल के उसका संरक्षण कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, नहीं है, जो वो बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। क्या नहीं जोड़ा गया था, वो था कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ठीक है, ये नहीं जोड़ा गया था। लेकिन क्या क्या जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा करना है, ठीक है, शोषण नहीं होना चाहिए इनका, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह मिलनी चाहिए,
ठीक है, सही बात है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी करने के लिए इनको प्रोत्साहित करो, ठीक है, मतलब कि इनको जितना ज़्यादा आप बोलोगे कि उद्योग में जाओ और वहाँ पर काम करो, मजदूरी करोगे, तभी तो हमें पैसा आएगा, तो इस चीज़ के लिए बढ़ावा देना था, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए सरकार ने कदम उठाया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको नहीं जोड़ा गया, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ये तो हमने पढ़ा है। जी हाँ, क्योंकि इसको जोड़ा नहीं गया, ये पहले से ही इसमें था। जब राज्य का नीति निर्देशक तत्व बना था तो अनुच्छेद 44 में पहले ही लिखा हुआ था कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, ठीक है। बाद में नहीं जोड़ा गया, इसलिए सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता बाद में नहीं जोड़ा गया, ये पहले ही इसमें था, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो था ना 1976 में, उसमें चीज़ें जोड़ दी गई थी कि शोषण नहीं होना चाहिए, युवा और बच्चों के साथ समान न्याय मिले सबको, और निःशुल्क कानूनी सलाह मिले, और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है, किसमें है ये विचार, बताइए आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये है नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का अब आपको ध्यान रहे, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व में भी है और साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना में भी है, ठीक है। ध्यान रहे, संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें भी कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व में है, इसमें भी कल्याणकारी राज्य की ये बात करता है, ठीक है। आपने प्रस्तावना पढ़ा है ना, क्या लिखा है प्रस्तावना में, क्या आपको पैराग्राफ याद है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, देखिए ये तीनों वर्ड आ रहे हैं ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये वर्ड प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ना, ये प्रस्तावना में भी है और इसमें राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व में भी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में? विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 है ना, इस तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, जो भारत की जो संविधान है ना, उसके जो प्रस्तावना है, जो उसका उद्देशिका है, उसमें पैराग्राफ लिखा है बच्चों। उसी के उद्देश्य पे तो हमारा पूरा संविधान लिखा हुआ है, जो मैंने पहले ही आपको अच्छी तरह से समझा दिया। पूरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का विचार कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लाइन लिखी है उन्होंने, उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं, ठीक है। तो गांधीवादी विचार कौन कौन से हैं? देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ये लिखा हुआ था है अनुच्छेद 44 में, लेकिन गांधी जी के विचारों से नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, मतलब ग्राम पंचायत का गठन करना, अनुच्छेद 40 वाला कहता है, ये गांधी जी के विचार से लिया गया है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये बात भी गांधी जी के विचारों से ली गई है, जो आता है अनुच्छेद 43 में। किस में आता है? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। इसके बारे में अनुच्छेद 43 में और इसके बारे में अनुच्छेद 40 में, है ना। तो ये दोनों चीज़ें गांधी जी के विचारों से हैं। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति अवसर सुनिश्चित करवाए, है ना। ये नहीं है गांधी जी के विचार से, ये भी नहीं है गांधी जी के विचार से, हाँ, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। दूसरा और जो तीसरा है ना बच्चों, ये गांधी जी के विचार से लिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, केवल दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह है समाजवादी, है ना, समाजवादी तो है नीति निर्देशक तत्व। उदार बौद्धिकतावादी, ठीक है, उदार बौद्धिकतावादी इसमें भी आता है, गांधीवादी में भी ये आता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इन सब के विचारों पर है ये, ठीक है। समाजवादी, ठीक है, मतलब कि
अध्ययन किया गया इस चीज़ पे, है ना, समाजवादी के ऊपर और उदार बौद्धिकतावादी पे भी और गांधीवादी, है ना, मतलब गांधी जी के विचारों पर भी एक अध्ययन किया गया। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको जोड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों उपयुक्त सभी। उदार बौद्धिकतावादी मतलब बौद्धिकतावादी, यहाँ पर बौद्ध का नाम आ रहा है ना, तो बौद्ध जी भी, बौद्ध भगवान भी तो ये चाहते थे कि एक कल्याणकारी राज्य बने, ठीक है, एक कल्याणकारी चीज बने। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राजनीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? भाग नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो है नीति निर्देशक तत्व में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना, ये भी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये है क्या? ये पढ़ा क्या अभी तक आपने? नहीं पढ़ा ना, तो ये तो है ही नहीं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, ये भी अभी हमने पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो आते हैं, लेकिन कौन सी जो नहीं आ रही है तो वो है स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये इसमें नहीं है नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई। हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के ऊपर और फिर धीरे धीरे इस तरह से पूरा भारत का संविधान हम कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो मैंने पूरी अच्छी तरह से वीडियो समझाई है ना आप लोगों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहले उसको देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से उसको पहले समझिए। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। फटाफट सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।